राधा सुबह सुबह जल्दी से उठकर खुशी खुशी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी आपको पता है आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। अरे ऐसा कौन सा खजाना देख लिया सपने में जो इतनी खुश हो रही है? मेरा सपना बहुत ही मजेदार था, लेकिन आप सुनोगे तो आपको गुस्सा आएगा। अरे ऐसा कौन सा सपना था, मुझे भी बता। मैंने सपने में देखा कि आप बाजार जा रही थी और आप चलते चलते नाली में गिर गई। सब समझती हूँ मैं कि तू ये बेतुके की बातें क्यों कर रही है और ये बेतुके के सपने क्यों देख रही है, और ये तेरे सपने सच नहीं होने वाले। अरे माँ जी आप तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे सच में नाले में गिर गई हो। जितना मजाक बनाना है ना बना ले, तेरी तो मैं अच्छे से खबर लूंगी। अरे माँ जी कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊँ तुझे उससे क्या, तू अपना काम कर। इतना कहकर कमला वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है। सामने से वो देखती है कि कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हे भगवान, लगता है कुत्ता मुझे काट लेगा। क्या करूँ क्या करूँ? एक काम करती हूँ, साइड हो जाती हूँ। कमला उस कुत्ते से बचने के लिए साइड होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो नाले में गिर जाती है और उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। राम 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 राम, सुबह ही तो नहाई थी, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए, अब फिर से नहाना पड़ेगा। कीचड़ से सनी कमला घर वापस आती है और उसे देखकर राधा हैरान हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे माँ जी ये कौन सी कीचड़ में लोटपोट करके आई हो? आप अपने कपड़े देखो, पूरे गंदे कर लिए। आज बचपन याद आ गया था क्या आपको? ना जाने किस मनहूस की नजर लगी है आज। नई साड़ी पहनी थी, नाले में घुस गई, सारे कपड़े खराब हो गए मेरे। क्या कहा? नाले में पैर घुस गया? अरे तू क्यों इतनी हैरान हो रही है? अरे माँ जी आप भूल गई क्या? सुबह मैंने आपको अपना सपना बताया था जिसमें आप नाले में गिर गई थी। मेरा सपना सच हो गया। क्या बकवास कर रही है? सपने भी कहीं सच होते हैं क्या? आपको तो मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं होता। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कमला सोचने लगती है। कह तो तू सही रही है, तूने सुबह ये मनहूस सपना देखा था कि मैं नाले में गिर गई, और मैं सच में नाले में गिर गई। अगली सुबह राधा एक बार फिर से कमला के पास भागती हुई जाती है और कहती है, आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। अब कौन सा सपना देख लिया तूने? तुझे सारे सपने मेरे ही ऊपर आते हैं क्या? क्या कभी खुद अपने लिए भी कुछ देखा है तूने? कैसी बातें कर रही हो आप? मेरी आंखों के सामने 24 घंटे आप ही रहती हो, तो आपके ही सपने देखूंगी ना। बक, आज क्या देख लिया तूने? माँ जी आज मैंने देखा कि आप आज कहीं जाने वाली हो और वहाँ आपको बहुत अच्छा तोहफा मिलने वाला है। क्या कहा? तोहफा मिलेगा? क्या तोहफा मिलेगा बताना। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपको तोहफा जरूर मिलेगा। अरे वाह, आज तो मुझे वैसे भी अपनी नंद के घर जाना था, शायद वो मुझे कोई तोहफा दे दे। वैसे तो बहुत कंजूस है, लेकिन क्या पता कुछ दे ही दे। जाकर देखती हूँ। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और अपनी ननद शालू के घर जाती है। उसे देखकर शालू कहती है, अरे भाभी आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलने आ जाऊँ। अच्छा हुआ आप आ गई। वैसे भी कुछ दिनों से मैं आपको बहुत याद कर रही थी। लगता है ये सच में कोई तोहफा देने वाली है, लेकिन ये देगी क्या? मैं आपको कुछ देने वाली थी। क्या देने वाली थी? जरा रुकिए अभी आती हूँ। इतना कहकर शालू अपने कमरे में जाती है और एक बक्सा लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए लेकर आई थी। क्या है इसमें? अरे एक बार खोल कर तो देखिए। कमला बक्सा खोलकर देखती है। उसके अंदर एक जोड़ी पुरानी चप्पल थी। ये क्या, पुरानी चप्पल? अरे भाभी आपको पता है मैं ना मंदिर गई थी, तो क्या हुआ ना, मुझे चप्पल बहुत अच्छी लगी तो मैं इसको चुरा कर ले आई। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये भाभी को दे दूं, और आपके ऊपर ये बहुत अच्छी लगेगी। मैं आप पर कितना ख्याल रखती हूँ ना। हाँ वो तो दिख ही रहा है। इतना कहकर कमला वहाँ से वापस अपने घर आती है उन चप्पल के बॉक्स को लेके, जिसे देखकर राधा कहती है, अरे वाह माँ जी, आपको तो सच में तोहफा मिला है। बताओ ना इसमें क्या है? इसमें तो पुरानी चप्पल है। क्या कहा? पुरानी चप्पल? कमला राधा को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर राधा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, देखा माँ जी, मेरे सपने सच हो रहे हैं, लेकिन आपकी तो किस्मत खराब है। राधा की बात से कमला गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, हे भगवान, आज मुझे कोई ऐसा सपना दिखाओ जो सच हो जाए और मैं अपनी बहू को मजा चखाऊं। इतना कहकर कमला सो जाती है और उसे एक सपना आता है, जिसमें कमला देखती है कि उसे पैसों से भरा बैग मिला है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। अरे वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। हे भगवान, बस ये सपना सच कर दो, फिर तो मजा ही आ जाएगा।
तभी कमला का बेटा और उसका पति घर वापस आते हैं और आवाज देकर कमला से कहते हैं, अरे कमला, अरे कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आओ। अरे आप आ गए? नहीं, अभी नहीं आया, अभी तो मैं रास्ते में हूँ। अरे पागल औरत, दिख नहीं रहा? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे मजाक नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अरे तुम्हारा बाप मर गया क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा मतलब है बहुत दुख की बात है। बताओ क्या हुआ? क्यों इतनी उतावली हो रही हो? जल्दी बताओ। अरे खुशी की बात है, आपको पता है मुझे ना पैसों से भरा एक बैग मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। क्या माँ? क्या पैसों से भरा बैग? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? अरे मिला तो मिला, छुपा के तो रख दिया ना। तभी कमला की बहू राधा भी आती है और कहती है, क्या पैसे? भला आपके पास पैसे कहाँ से आए? वैसे सुबह से तो आप घर में अपने कमरे में ही सो रही हो। अरे मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। अरे हाँ, बताओ बताओ, कहाँ है पैसे कमला? अरे मुझे पैसे देखने हैं। अरे मुझे भी तो इतने सारे पैसे देखने का शौक है। अरे लाओ लाओ, दिखाओ दिखाओ, कहाँ है? मैंने ना सपने में देखा था, मुझे पैसों से भरा बैग मिला है। लो कर लो बात, पैसे देके सपने में और ढिंडोरा पीटने लग गई। माँ, सुबह सुबह मजाक करने के लिए हमें मिले थे क्या? अरे तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे ये क्या हरकत होती है? अरे सपना देखकर उसे सच समझ बैठी। अरे बुढ़ापे में सटिया गई हो क्या? अरे तुम बीवी नहीं, पागल हो पागल। अरे ऐसा मजाक कौन करता है? मैं सीरियस था। मैंने क्या क्या सोचा था। थाईलैंड जाऊंगा, मेरा मतलब है तीर्थ यात्रा जाऊंगा। लेकिन तुम तो क्या बोलूं मैं? वैसे माँ जी आपने काफी अच्छा मजाक किया है पैसे देकर, लेकिन सपने में। और खुश तो ऐसे हो रही हैं जैसे हाथ में बैग लेकर घूम रही हैं। तुझे क्या लगता है बहू कि सिर्फ तेरे ही सपने सच होते हैं? देखना आज मेरा भी सपना जरूर सच होगा। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों में से मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। हाँ, मुझे आपके ख्याली पुलाव वाले पैसों में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप ही रखो सारे पैसे। कमला की बात को बेबुनियाद समझकर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन कमला अभी अपने सपने को सच ठहराने के लिए हार नहीं मानती और अपने घर में हर जगह पैसों का वो बैग ढूंढने लगती है। मैंने जो सपना देखा वो सच होगा, पर मैंने उस बैग को तो अपने घर में ही देखा था। अब मुझे हर जगह उस बैग को ढूंढना पड़ेगा। वो पीले रंग का बड़ा सा बैग था, जरूर यही होगा। मैं पैसे ढूंढ रही हूँ, मिल ही जाएंगे। मैं पैसे ढूंढ के रखूंगी, मिल ही जाएंगे। तभी राधा वहाँ आती है और कमला से कहती है, अरे माँ जी क्या हुआ? अभी तक आपके पैसों का बैग आपको मिला नहीं क्या? और आप यहाँ घर में क्यों ढूंढ रही हैं? क्या आपके बाप दादाओं ने यहाँ पर पैसों का बैग छुपा रखा था क्या? अपना मुंह बंद कर, मैं जो कर रही हूँ वो करने दे। अब मेरे आसपास भी मत भटकना। अगर तू मेरे आसपास भी भटकी ना तो देख लियो, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। पैसे तो तब निकालूंगी ना जब आपको मिलेंगे। आपको क्या लगता है मेरी तरह आपका भी सपना सच होगा? ये सब आपका वहम है माँ जी। सुबह से शाम हो जाती है और कमला पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे कहीं भी पैसों का बैग नहीं मिलता। अरे कमला क्या कर रही हो? बस सारा सामान उल्टा पुल्टा क्यों कर रही हो? अरे ये सपना वपना सच नहीं होता है। अरे कैसे समझाऊं तुम्हें? वो बस एक सपना था, सपना समझ के भूल जाओ। देखिए जी, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है और दिमाग मत खराब करिए। जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। हाँ ससुर जी, सासू माँ सही कह रही है। एक तो पहले ही उन्हें दिमाग कम है, आप और उनका दिमाग खत्म कर दीजिए। कमला को एक जगह याद आती है और वो भागती स्टोर रूम की तरफ जाती है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अरे कमला, अरे क्या हो गया और भागते हुए कहाँ जा रही हो? जरा हमें भी बताओ। ससुर जी, मुझे लगता है माँ जी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। आपको पागल खाने में फोन करना चाहिए। तभी कमला स्टोर रूम की अलमारी को खोलती है जिसमें पीले रंग का एक बैग रखा हुआ था, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। देखो, मैंने कहा था ना, मैंने पैसों का बैग देखा है। मैंने अपने सपने में ही बैग देखा था, यानी मेरा सपना सच हो गया। अरे वाह वाह, अरे पैसों से भरा बैग मिल गया। मुझे तो लगा तुम्हारा सपना झूठा होगा, लेकिन तुम्हें तो सच में मिल गया बैग, वो भी पैसों से भरा हुआ। क्या सच में माँ जी का सपना सच हो गया? दूर हो जाओ तुम सब। मैं तुम लोगों को इसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। मैं तो किसी को भी कुछ नहीं दूंगी। और बात तो ये है ना कि तुम लोगों ने मुझ पे यकीन ही नहीं किया था।
अरे कमला, कैसी बात कर रही है? मैं तेरा पति हूँ, पति। और पति तो पत्नी के हर सुख हर दुख में हिस्सेदार होता है, तो इसमें भी तो मेरा हिस्सा बनता है ना। माँ जी मुझे माफ कर देना, मैं आपको पता नहीं क्या क्या कह रही थी, लेकिन हाँ सच में मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। आप मेरी सासू माँ जो हो। मैं सब समझ रही हूँ, तुम लोगों का इतना प्यार बस इस पैसों को देखकर बरस रहा है। इतना कहकर कमला उस बैग को लेकर बाहर आती है और डाइनिंग रूम में उस बैग को खोलकर देखती है, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। सारे पैसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन जैसे ही कमला उन पैसे में से एक गड्डी उठाती है तो उस पैसे में उसे आगे की तरफ असली और पीछे की तरफ नकली नजर आते हैं। अरे ये पैसे तो नकली है। वाह माँ जी, आपका सपना तो सच हो गया, लेकिन आपकी ये पैसे तो नकली निकले। हमें एक भी नहीं चाहिए, सारे पैसे आप ही रख सकती हो। अरे कमला, ये क्या किया तुमने? नकली पैसों के चक्कर में पूरा घर सर पे उठा लिया, और मुझे और मेरे बच्चों को इन पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी मत देना, हमें नहीं चाहिए। और तुम ही इन पैसों को रखो, और हाँ ज्यादा खर्चा मत करना, क्या पता खर्चा हो जाए। मैं तो कहता हूँ एक देश खरीद लो। सारी चीज मेरे साथ ही क्यों गलत होती है? क्योंकि आप लालची हैं, और लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। सभी कमला का बहुत मजाक उड़ाते हैं। सोमगढ़ गांव में शांति अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। शांति के 2 बेटे थे, लेकिन शांति के दोनों ही बेटे कई सालों पहले ही शहर गए, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आए। पर आज भी शांति अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। हर कोई शांति से यही कहता कि अब उसे अपने बच्चों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अरे काकी का हो, देखो हम आपके लिए खीर बना के लाए हैं, खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। अरे तू रोज रोज कुछ ना कुछ मेरे लिए बना तो लाता है, लेकिन मुझे एक बात बता कि ये सब तू किसी लालच के बिना तो नहीं कर रहा होगा ना? अरे नहीं नहीं काकी, आप भी कभी कभी कुछ भी बोलती हो। भला मुझे किसी चीज का लालच क्यों होगा, आप मेरी माँ के जैसे हो। आजकल के बच्चे जब भी अपनी माँ को छोड़कर जा सकते हैं, तो तू तो मेरा अपना खून भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये खीर रख लीजिए आप, और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं चला खेत में, मुझको हल भी चलाना है। रामू, तेरा साला तो शहर में रहता है, उससे कहना मेरे दोनों बेटों को ढूंढे। अरे काकी, शहर कोई गांव की तरह थोड़ी होता है छोटा सा, अरे बहुत बड़ा होता है, जो आप चाहे तो किसी भी आसानी से ढूंढ सको। अब तो मेरी उम्र भी होती जा रही है, मौत का कुछ भी पता नहीं है कब आ जाए। आज हूँ कल नहीं, बस एक बार अपने बच्चों को खुश देख लूं। अरे काकी, जल्दी से शहर जाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा कि आपके बेटे के बारे में पता लगाऊं। हाँ रामू, तू ही मेरे बेटों को ढूंढ कर लाएगा। शांति अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शांति के दोनों बेटे कई सालों पहले घर से कमाने शहर निकल गए थे, वो भी अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर। लेकिन वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। बस एक चिट्ठी भेजी थी शांति के बेटे ने कि उनकी अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई है और अब वो वापस नहीं आ सकते। अरे काकी, कभी भी आपको किसी चीज की दिक्कत लगे तो तुरंत बोलना, मैं आपकी बेटी जैसी ही तो हूँ। हाँ हाँ, तू कितनी मेरी है मुझे अच्छे से खबर है। इसकी नजर मेरे बच्चों की जमीन जायदाद पर ही है। काकी, वो मैं क्या कह रही थी, गोलू के पापा पूछ रहे थे कि आपका वो बगीचा मुझे मिल जाता तो बगीचों की देखभाल भी हो जाती और आपको भी उसमें से कुछ पैसे मिल जाते। अरे नहीं नहीं, बगीचे की क्या ही देखभाल करनी होती है, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, तू चिंता ना कर रज्जो। अरे काकी, मैं तो आपका भला सोचकर ही कह रही थी। अब तो आपकी उम्र भी हो रही है, आप अपने शरीर को देख लो, वही बहुत है आपके लिए। रज्जो, तू तो बगल में ही है, जिस दिन मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ देगा उस दिन तू ही मेरे काम आएगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं काकी, पड़ोसी होते ही इसी दिन के लिए है। अच्छा तो काकी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। रज्जो थी तो शांति की पड़ोसन, लेकिन उसके मन में शांति की जमीन को लेकर बहुत लालच था। वैसे ही रज्जो का पति किशोर भी था, जिसकी तो पूरी ही नजर रज्जो की जमीन, बगीचे और टूटी हुई झोपड़ी पर थी।
लेकिन शांति भी लोगों को अच्छे से पहचानती थी कि कौन उसका अपना है और कौन उसके साथ अपनेपन का दिखावा करता है। अब देर रात रज्जो अपने पति किशोर से कहती है, अजी सुनिए, उस बुढ़िया ने अपना बगीचा देने से इनकार कर दिया। कह रही थी जब तक मेरी सांसें हैं मैं खुद ही अपने खेत बगीचे को देख रेख कर लूंगी। ये बुढ़िया प्यार से मानने वाली नहीं है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। अब इस बुढ़िया के साथ भी ऐसा ही कुछ करना होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बुढ़िया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, क्योंकि इसने तो अपना चहेता उस रामू को बना रखा है। इस बुढ़िया के साथ साथ इस रामू का दिमाग भी ठिकाने पे लगाना होगा। बड़ा आया श्रवण कुमार बनने वाला, खुद के माँ बाप की सेवा तो हुई नहीं, चला इसकी सेवा करने। किशोर और रज्जो के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही दोनों जानते थे, और वो अब आगे शांति के साथ क्या करने वाले थे ये भी उन्हें नहीं पता था। एक रोज शांति की अचानक तबीयत खराब होती है। रामू जब शांति के घर जाता है तो वो देखता है कि शांति का बदन बुखार से तप रहा था। काकी, आपका बदन तो बुखार से तप रहा है, चलो हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं नहीं रामू, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चल पाऊँ। तू जाकर मेरे लिए डॉक्टर साहब से दवा लेकर आ जा। ठीक है काकी, जल्दी आता हूँ। रुको, तब तक ना हम रज्जो भाभी को बिठा देते हैं आपके पास। इतना कहकर रामू रज्जो के घर जाता है और वो रज्जो को शांति काकी के पास बैठने को कहता है। ये किशोर भी सुन लेता है और वो भी रज्जो के साथ शांति के घर पहुंचता है। रज्जो तू आ गई, जरा मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टी तो रख दे। शांति काकी, अब आपको ठंडे पानी की पट्टी की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधा स्वर्ग जाने की जरूरत है। अरे कहाँ है अंगूठा लगाने वाला? निशान लगाने के लिए पेपर तो दो। अरे जल्दी लाओ यार। हाँ हाँ, ये लो ना शांति काकी, बिना शोर मचाए और प्यार से अपना सब कुछ हमारे नाम कर दो। रज्जो तू ये सब अच्छा नहीं कर रही है। रज्जो मेरा हाथ छोड़, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। अरे अम्मा, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, वरना रामू के आने के बाद ये सब पूरा नहीं हो पाएगा। इतना बोलकर किशोर शांति के साथ जबरदस्ती करते हुए शांति के हाथ में स्याही लगाता है और एक पेपर पर शांति का अंगूठा लगा देता है। शांति चिल्लाती रह जाती है, किशोर ये तू बहुत गलत कर रहा है। मेरे बच्चों को पता चला तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। किन बच्चों की बात कर रही हो आप शांति काकी, जो सालों से आपसे ये पूछने और देखने तक नहीं आए कि जिंदा हो या मर गई तुम? देख लेना रज्जो, मेरे बच्चे आएंगे और जो तू मेरे साथ कर रहा है वो तेरे बच्चों के साथ करेंगे। चलो काकी, लगता है आपकी ख्वाहिश अधूरी ही रह जाने वाली है, क्योंकि अब आप सीधे स्वर्ग पहुंचने वाली हो। किशोर और रज्जो इतना कहकर शांति का गला दबाने लगते हैं। रज्जो भी छटपटा रही थी। कुछ देर बाद शांति दम तोड़ देती है। शांति की सांसें रुकते ही रज्जो जोर जोर से रोने का नाटक करती है। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। अरे शांति काकी हमारे बीच नहीं रही, काकी हमें छोड़कर चली गई। अरे यहाँ इतनी भीड़ लगा रखी है, घर पर डॉक्टर साहब नहीं थे तो दवा लाने में लेट हो गए। अरे रामू, शांति काकी नहीं रही, तेरी माँ नहीं रही रामू। अरे क्या बोल रही हो रज्जो भाभी आप? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उनके लिए दवा लेके आया हूँ। मैं भी उन्हें ठंडे पानी की पट्टी दे रही थी। अचानक ही शांति काकी मुझसे कहने लगी, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगी। इस आखिरी समय में तो वो मेरे पास होते, उन्हें जी भर कर भी नहीं देख पाई। एक बार कोई उन्हें बुला दो। मैंने उन्हें माँ माना, उनकी सेवा की, लेकिन उनके बच्चों की जगह कभी नहीं ले पाया। एक माँ के लिए बच्चे कभी बुरे नहीं होते, चाहे वो उन्हें अकेला ही क्यों ना छोड़ दे। हर वक्त कहती थी मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैं तो यही कहूँगा भगवान से कि भगवान हमारी काकी की आत्मा को शांति दे। हाँ रामू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया। हे भगवान, अब मैं किसे अपनी दिल की बात कहूँगी? क्यों आपने मेरी माँ समान काकी को मुझसे छीन लिया भगवान, क्यों? रज्जो का नाटक अभी भी चालू था।
और वो अपने पापों को छुपा रही थी। कुछ समय बाद रामू किशोर से कहता है, शांति काकी की आखिरी इच्छा अधूरी है। उनके बेटे अगर आ जाते तो। अरे रामू, जो बच्चे अपनी माँ के जीते जी नहीं आए, वो अब क्या आएंगे उनके मरने पर। अब तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ये भी है रज्जू भाभी। अब शांति काकी की आत्मा को शांति देने के लिए हमें उन्हें आखिरी विदाई देनी चाहिए। शांति जो कि अपने बेटों के लिए तरसती रही थी, वो अब आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और बेचारी शांति अपने बच्चों की एक झलक के लिए तरसती रही और उसकी अपने बच्चों को देखने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। ये कहानी है महाराष्ट्र के सांगली जिले की। सांगली में एक छोटा सा परिवार था जिसमें गीता अपने पति राज और सास कुंती के साथ रहा करती थी। गीता का पति खेत में काम कर अपने घर का गुजर बसर करता था, पर इस बार उसके खेत में कुछ ज्यादा पैदावार नहीं होती, जिस कारण उसको काफी नुकसान हो जाता है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? गीता, हमें इस बार फसल में बहुत ही नुकसान हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे। क्या इस पर हमें फसल में नुकसान हुआ है? हाँ गीता, हमारी फसल खराब हो चुकी है। कीटों ने फसल खराब कर दी। पिछले 2 बार से इतना नुकसान हो चुका है कि हम तो कीटनाशक की दवाई तक नहीं ले सकते। कोई बात नहीं राज जी, भगवान जब हमें बुरे दिन दिखाता है ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय के लिए भगवान हमें मजबूत बना रहा है। गीता राज को संभालती है और उसको शांत करवाती है, पर ये सब कुछ गीता की सास सुन लेती है और अपनी बहू को ताने मारते हुए बोलती है, जब से तू इस घर में आई है ना, इस घर के हालात खराब होने लगे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने बेकार में ही तेरी शादी अपने बेटे से करा दी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे हमारी हालत के पीछे गीता का कोई हाथ नहीं है। बेटा, तू मान या मत मान, पर इस घर के हालात की जिम्मेदार ये लड़की है। एक लड़की होती है जो अपने ससुराल में लक्ष्मी बनकर आती है, लेकिन ये इस घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्षणी बन गई है। माँ बस भी कीजिए, गीता हमारे घर की इज्जत है और आप ऐसी बातें बोल के हमारे घर की इज्जत पे दाग लगा रही हो। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर कुंती अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को राज अपने घर की सब्जी लेने जाता है तो वो एक फल के ठेले पर अजीब सा फल देखता है। ये क्या है? कौन सी चीज है ये? लगता है कोई नई सब्जी आई है। पूछ के पता चलेगा कि क्या है ये। भाई साहब से पूछ के देखता हूँ। अरे भाई साहब, ये अजीब सा दिखने वाला ये क्या है? कोई सब्जी है क्या? अरे ये कोई सब्जी नहीं है भाई साहब। अरे ये ड्रैगन फ्रूट है। अरे बहुत फायदेमंद होता है। क्या? कौन सा फ्रूट है ये? अरे ड्रैगन फ्रूट है। और है कितने का ये? इसका रेट बहुत ज्यादा है भैया, पूरे 100 रुपए का फ्रूट है। अरे मोरी मैया, 100 रुपये का फ्रूट। अगर इस फ्रूट को लेने गए ना तो पक्का जितने गरीब है उससे ज्यादा गरीब हो जाएंगे। अरे भैया, कुछ रेट कम करके दे देते तो हम ले लेते। अरे ना भैया ना, हम भी पैसा देकर लेकर आए हैं और आपको ऐसे सस्ते में दे दे, अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ जा रहे हम। वैसे भी अगर तुम्हारे 100 का फल ले लिया तो हमारा ही नुकसान होगा। राज उस समय तो वहाँ से चला जाता है, पर जब वो सब्जी लेकर घर आता है तो अभी भी उसके दिमाग में वो अजीब सा दिखने वाला फ्रूट यानी कि ड्रैगन फ्रूट था। वो फल इतना महंगा मिल रहा है, आखिर है क्या उसमें? राज खुद से सवाल जवाब कर रहा था कि तभी वहाँ पर गीता आती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह चिंता में क्यों हैं? अरे गीता, मैं चिंता में नहीं हूँ, बस एक बात है जो मुझे खटक रही है। तुम्हें पता है, आज जब मैं सब्जी लेने के लिए गया था तो मुझे एक अजीब सा दिखने वाला फल दिखा, तो मैंने सोचा एक बार ले ही लेते हैं, कुछ नया खाने को मिलेगा। और उसका रेट सुन के ना मेरे होश उड़ गए। क्यों, उस फल में ऐसा भी क्या है? अरे उस फल का रेट आसमान को छू रहा है। 100 रुपये का मिलता है, वो भी एक। और उसका नाम क्या था? नाम उसका हाँ, ड्रैगन फ्रूट। ये कौन सा फल है जो इसका रेट इतना महंगा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर इसका रेट इतना महंगा है तो उसकी खेती करने में कितनी मुश्किल होती होगी। पैसे तो बहुत लगते होंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये बिकता है तो सोचो कितनी कमाई होती होगी। राज जी, क्यों ना हम जो आपने कहा भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करें? नहीं गीता, हम इस खेती को नहीं कर पाएंगे। हो ना हो, उसमें ना बहुत खर्चा होता होगा। एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है? गीता राज को काफी समझाती है और उसके कई बार समझाने के बाद राज मान भी जाता है, जिसके बाद राज बाजार जाता है और ड्रैगन फ्रूट खरीद कर लाता है और वो दोनों फ्रूट को निहारने लगते हैं। ये क्या है? माँ जी, ये ड्रैगन फ्रूट है और हम अब इसकी खेती करेंगे। पर इसकी खेती होती कैसे है? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में पता कर रहे हैं। मैं अभी फोन में देखती हूँ, कहीं कुछ पता चलता है।
गीता फोन पर सर्च करने लगती है और सर्च करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ड्रैगन फ्रूट के बीज में उसकी खेती को 4 साल का समय लगता है, पर एक बार लगने के बाद वो काफी अच्छे दामों पर बिकते हैं। हाय दैया, 4 साल! अगर ये खेती हमारी 4 साल लेगी तो इन सालों में हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? माँ जी, हम किसी और के खेत में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इसकी खेती करना। माफ करना गीता, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। माँ सही कह रही है, हमारे पास एक ही खेत है और अगर उस खेत में हम ये फ्रूट उगाएंगे तो हमारा कर्जा कैसे चुकाएंगे हम, और कर्जा नहीं चुका पाए तो हमें कितनी दिक्कत होगी, और हमारे हालात वो तो वैसे ही खराब है। अपने घर की तरफ से ऐसी बातें सुनकर गीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी के सामने जताती नहीं और वो अपने मन में ठान लेती है कि वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करके ही रहेगी। कुछ देर बाद जब सभी ड्रैगन फ्रूट को खाते हैं तो वहीं गीता अपने ड्रैगन फ्रूट के बीज को निकाल कर रख लेती है और अगले दिन वो अपने गहनों को बेचकर एक खेत खरीदती है। साथ ही वो उस खेत में अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू कर देती है। समय यूं ही बीतता है। समय के साथ गीता अपनी खेती को जी जान से सींचती है। अपने ड्रैगन फ्रूट को सींचने के दौरान वो अपने घर पर ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी। ये देखकर कुंती गीता को भला बुरा कहने लगती है। ओ महारानी, आजकल रहती कहाँ है तू? हाँ गीता, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, तुम पूरा दिन गायब रहती हो और जब शाम को आती हो तो जल्दी सो जाती हो, ऐसा क्यों? वो राजी, मैं बहुत काम करने लगी हूँ, इसीलिए जब शाम को आती हूँ तो बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। तुम्हें बाहर काम करने की क्या जरूरत है गीता, मैं हूँ ना। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ ना। देखिए राजी, मुझे जो चाहिए वो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए बाहर काम कर रही हूँ। जो इंसान अपनी खेती से अपने घर का कर्जा और खर्चा ही निपटाए, उससे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है तो वहीं कुंती अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख रहा है बेटा, कैसे कैची की जैसे इसकी जुबान कचर कचर चली जा रही है। हो ना हो, मुझे तो लगता है कि इसका चक्कर कहीं और चल रहा है। इसको थोड़ा टाइट कर ले, नहीं तो ये इस घर की इज्जत खराब करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। कुंती की बात सुनकर राज कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है और देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। आज शाम जब गीता आती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होती है। अरे ऐसे दांत निकाल रही है जैसे मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। हाँ माँ जी, खजाना ही लगा है मेरे हाथ और मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। अगर आप भी वो चीज देखेंगी ना तो आप भी बेहद खुश हो जाएंगी। ऐसा भी क्या लग गया, तुम्हारे बॉस ने जो तुम्हें ऊंची पोस्ट दे दी? ऐसे ही समझ लीजिए। अब चलिए मेरे साथ। गीता अपनी सास और पति को जबरदस्ती उस जगह ले जाती है जहाँ उसने अपने गहनों को बेचकर खेत लिया था। जैसे ही वो उस जगह पर जाते हैं तो कुंती और राज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या, ड्रैगन फ्रूट की खेती? हाँ बहू, ये किसका खेत है? ये हमारा ही खेत है, यानी मेरा ऑफिस। जब आप लोगों ने ड्रैगन फ्रूट्स की खेती करने को मना कर दिया था तब मैंने अपने गहनों को बेचकर ये खेती कर ली और यहाँ दिन रात मेहनत की। मुझे माफ करना, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, पर मैं आप लोगों को ये जताना चाह रही थी कि अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बहू की सफलता देखकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। गीता अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद वो लोग अब ड्रैगन फ्रूट का व्यापार बाहर भी करने लगते हैं। देखते ही देखते वो लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।